हरे कृष्णा। तो वास्तु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वास्तु इवैल्यूएशन। कैसे वास्तु का मूल्यांकन करें, किसी घर में वास्तु सही है या गलत है, इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए एक प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति कृपातं वन्दे। तो वेलकम, स्वागतम आपके इस कक्षा में। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक्चुअल में जो करते हैं वास्तु का मूल्यांकन वो सीखने वाले हैं। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स था। यहाँ तक आने का, इस स्टेज तक आने का जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो भी चीज़ें ज़रूरत थी हमने सीखा। डायरेक्शंस के बारे में सीखा, हमने तत्वों के बारे में सीखा, और इन्हीं सब का यूज करके हम लोग वास्तु का मूल्यांकन करेंगे। तो जो लोग आज के पहले के वीडियो सब नहीं देखे हैं, वो अगर आज डायरेक्ट वीडियो देख रहे तो आपको समझ में नहीं आएगी, समझने में परेशानी होगी। अगर नहीं देखे हैं पहले का वीडियो तो आप जाके पहले के 4 जो क्लासेस हुए हैं वो अटेंड करिए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको ये समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे जो ज्वाइन किए हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो जस्ट 1 मिनट। तो आज का जो तो हमने कल देखा था वास्तु मूल्यांकन करने के जो 5 स्टेप्स हैं, 5 जो क्या क्या जो तरीके हैं वो हमने देखा था। उस पर फिर रिवाइज करेंगे, फिर उन 5 तरीकों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने सबको दिखाई दे रहा है। तो वास्तु मूल्यांकन की सबसे बड़ा पहला चीज है कि हमको व्यक्ति की आवश्यकता मालूम चाहिए, तो उसकी जरूरत क्या है। जिस घर का हम वास्तु मूल्यांकन कर रहे हैं उस घर में जो रहने वाले हैं उनकी जरूरत क्या है, उनकी आवश्यकता क्या, उनके सिम्टम्स क्या है, बेसिकली ये जानना पड़ेगा। डॉक्टर वही सक्सेसफुल होता है जो पहले बीमारी को पकड़ना सीखे कि बीमारी है क्या पहले, उसके बाद दवा लिखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। अगला स्टेप होता है घर का डिग्री लेना। घर का मूल्यांकन करने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें डायरेक्शंस का डिवीजन, कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है घर का डिग्री पता होना और उसके घर का केंद्र निकालना। ये दोनों स्टेप निकलेगा तब हम लोग उसमें दिशाओं का अंकन कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। फिर समस्याओं और लक्षण, जो भी इसका समस्या है लक्षण है, उस चीज़ को उस चीज़ से मैप करने की, उस चीज़ को जोड़ने की कि जो भी समस्या है, और अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसी को और डिटेल में आज हम लोग देखते हैं। तो पहला, व्यक्ति की आवश्यकता है। व्यक्ति अपने जीवन में किन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसकी समस्या क्या है, लक्ष्य टारगेट क्या है, व्यक्ति भविष्य में क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। दो चीज़ हो सकता है जब भी हम व्यक्ति की, वो हो सकता है किसी समस्या से जूझ रहा हो, है ना, तो उसके समस्या को हल करना, या फिर वो कुछ करना चाहता हो इसमें, कुछ मान लीजिए वो अपना नए शॉप का ओपनिंग करना चाहता है, तो उसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ होना चाहिए ना, कहाँ पे काउंटर होना चाहिए, कहाँ पे मान लीजिए वो रेस्टोरेंट खोल रहा है तो कहाँ पे चूल्हा होना चाहिए, कहाँ पे लोगों का खाने का जगह होना चाहिए, कहाँ पे काउंटर होना चाहिए, तो ये सब, कहाँ पे वॉशरूम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ भी इसी में आता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, समस्याएं और लक्ष्य, दो तरह से रिक्वायरमेंट लिए जाते हैं, तो इन दोनों का हमको ख्याल रखना है। ठीक, नेक्स्ट, घर का कोण, घर का एंगल निकालना होता है ना। तो घर का एंगल निकालने के लिए आजकल मार्केट में आप देखोगे ये मोबाइल, इसमें बहुत सारे कंपास आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, क्या है कंपास। तो ये कंपास आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये मोबाइल में ऐसे कंपास रहता है, इसमें डिग्री भी दिखाते हैं ना, 276 डिग्री। तो इसको जनरली ऐसे रख के हम लोग लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, मतलब अर्थ के एकदम पैरेलल में हो, तो इसमें डिग्री दिखाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये दिखा रहे हैं, और ये बीच में जो दिखा रहे हैं 273 डिग्री नॉर्थिंग ऐसे करके। तो ये जो दिखाते हैं जनरली एंड्रॉयड फ़ोन में, इस पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, इसमें एग्जैक्ट आता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, इतना अच्छा रीडिंग नहीं देता है इसमें। अगर आपको मोबाइल से लेना है तो जिनके एप्पल के मोबाइल होते हैं उसमें मैं देखा हूँ बहुत हद तक सही दिखाते हैं, एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो वेल इनफ, गुड इनफ, आप यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड वाले यूज मत करिए। या फिर आप जो डिवाइस होता है, इस टाइप का जो डिवाइस मैं आप लोगों को दिखाया था, डिग्री नापने के लिए, घर का कोण एंगल नापने के लिए होता है, आप एक बार देख सकते हैं नज़दीक से। ये इस टाइप का होता है डिवाइस, ये एक्चुअली खुल जाता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे मार्किंग किया हो रहता है, और इसको ये होल से देखते हैं, ये नीचे वाला जो होल होता है इसके अंदर से आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पे ये डिग्री दिख जाता है एग्जैक्ट कितने डिग्री पे, इसमें दिख नहीं रहा है, कैमरे में फोकस नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे जो ये जो चीज़ रहता है ये दिखाता है, यहाँ पे एक वाटर बबल होता है, तो आपको दिखाता है कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। जब आप इसको ऐसे होल्ड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, ये वाटर बबल देख के समझ सकते हैं। और ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ से एग्जैक्टली आपको देखिए, यहाँ पे डिग्री दिख रहा है, ऐसे अंदर कितने डिग्री पे है वो आपको दिख जाता है। कैमरा उतना फोकस नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ऐसे दिखता है। और ये जो ऊपर जो लाइन होता है ये वर्टिकल, ये मिलाने के काम आता है, वर्टिकली भी अलाइन है कि नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं एंगल नापने के। एंगल नापते समय हमको कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला चीज़, जब भी हम एंगल नाप रहे हैं तो हाथ में कुछ मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे अंगूठी होते हैं, बहुत सारे लोग अंगुले में अंगूठी पहनते हैं, हाथ में काड़ा पहनते हैं। जो भी मेटल चीज़ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, या उससे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है ना। तो अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो उसको पहन के नहीं करिए, उसको खोल के हाथ से हटा दीजिए, या शरीर पे भी जो कुछ है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। मान लीजिए लोहे का ही कुछ चेन रहेगा तो वो मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है,
तो कोई भी तरह का मेटल का चीज नहीं होना चाहिए, खासकर हाथ में, क्योंकि हाथ तो बहुत नजदीक होता है, हाथ पे ही रख के हम लोग लेते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक वायर्स, जहाँ पे आप मेजरमेंट ले रहे हैं वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर्स भी अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, जैसे इन्वर्टर है या ऐसी चीज़ें है, ये टीवी है, रेडियो है जिसमें चुंबक ये सब रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ जहाँ पे हो वहाँ पे मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे मेजरमेंट गलत दिखा सकता है। देखिए जैसे इसने तार लगाया बैटरी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तीसरा, जब भी हम इस मैग्नेटिक कंपास को पकड़ते हैं ना, इसको पकड़ने का तरीका है, ये आपके हाथ में एकदम हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, और ये जो हाथ का जो एंगल है, ये जो एंगल, ये ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री को होना चाहिए। जमीन से पैरेलल हाथ हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। खैर इसमें हॉरिजॉन्टल करने का यहाँ पे बबल दिया हुआ है, लेकिन सब कंपास में नहीं होता है, तो उसके लिए हम कोशिश करें कि ये हाथ पे ऐसे रखा हो और ये हाथ के यहाँ पे 90 डिग्री पे हो, हाथ में कोई तरह का चेन, रिंग, अंगूठी, ये सब चीजें ना हो। ये हो गया। और कहाँ पे हम लोग लेते हैं फिर, तो जब भी हम लोग घर का नॉर्थिंग लेते हैं तो घर के एक फिक्स होना चाहिए कि इसी डायरेक्शन में लेते हैं। इसको नॉर्थिंग बोला जाता है, नॉर्थिंग इंग्लिश वर्ड है, इसको घर का एंगल भी बोल सकते हैं। नॉर्थिंग इसलिए बोलते हैं कि कितना डिग्री नॉर्थ है। अब जो हमारा घर होता है वो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस नहीं कर रहा होगा, तो नॉर्थ से कुछ हटके होगा, तो वो जो डिग्री होता है वो हमको इससे पता चल जाता है कितना डिग्री हटके। तो इसका यूज है, आगे हम बताएंगे कैसे वो चक्र के द्वारा उस पर डायरेक्शन मार्किंग करने के लिए नॉर्थिंग का यूज होता है। तो जब भी हम लोग नॉर्थिंग लेते हैं घर में, तो एक डायरेक्शन में लेते हैं। सपोज करिए हमारा घर है और ये हमारा गेट है, समझिए घर का गेट है। तो जब भी रीडिंग लेते हैं ना, 2-3 रीडिंग लीजिए, सिर्फ एक रीडिंग पे भरोसा नहीं करिए, घर में एटलीस्ट 3-4 जगह जाके रीडिंग लीजिए, और जो रीडिंग बार बार रिपीट हो रही है वही रीडिंग सही है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारा हाथ ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए 2-3 जगह लेना चाहिए, और जितने खुले जगह में ले सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा। तो हमेशा एक रूल बनाइए, जब भी जो घर का जो इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस में जाते समय जो दरवाजे के पास होता है वहाँ पे एक डिग्री ले लीजिए, जैसे इंट्रेंस में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंट्रेंस पे लेना ही है, लेकिन क्यों लेने से, क्योंकि इससे क्या होता है, डायरेक्शन याद रहता है कि इसी डायरेक्शन में हमको सारी डिग्री उसी डायरेक्शन में खड़ा होकर लेना है। जैसे घर के एंट्रेंस है, दरवाजे के सामने से खड़ा होकर हम ले रहे हैं ऐसे, तो बाकी सब रीडिंग भी इसी डायरेक्शन में खड़ा होकर हमको लेना है, चाहे कहीं पे भी ले। तो गेट की तरफ खड़ा होकर लेने से हमको पता रहता है कि हमने इस डायरेक्शन में लिया। फिर घर में 2-3 डायरेक्शन में 2-3 जगह जाके और भी रीडिंग ले सकते हैं, ऐसा हर जगह का रीडिंग हम लोग मैच करेंगे, और फिर एक बार छत के ऊपर जाके भी उसी डायरेक्शन में खड़ा होकर रीडिंग ले सकते हैं। तो 3-4 रीडिंग लेने से हमको श्योरिटी होता है कि एक्चुअल रीडिंग क्या है। ऐसा जरूरी नहीं कि 3-4 ले, लेकिन ये इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिग्री, क्योंकि ये डिग्री गलत हो जाएगा तो हमारा और जो मार्किंग जो है डायरेक्शंस का वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये था एंगल निकालने के लिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, क्या क्या डिवाइसेस है। एक और टेक्निक है, एक तो जैसे मैं बताया, मोबाइल, अगर एप्पल का मोबाइल है तो उसे ले सकते हैं, इस डिवाइस से भी ले सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो गूगल अर्थ का यूज करके ले सकते हैं। गूगल अर्थ पे भी अच्छा एग्जैक्ट रीडिंग दिखाते हैं। गूगल अर्थ सब कुछ यहाँ पे बताना इस क्लास के स्कोप के बाहर है। अगर आप चाहें कि कैसे गूगल अर्थ यूज करके लेते हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आपको उसमें पता चल जाएगा कि कैसे गूगल अर्थ के थ्रू हम लोग किसी भी घर का
एंगल नॉट थी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके आगे आते हैं। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ द हाफ। कंपास को पकड़ते समय उंगलियों में कोई धातु की अंगूठी नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये सब पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है। आसपास कोई बिजली का पोल या बिजली का तार नहीं है, ये ध्यान रखना है। घर के अंदर और बाहर या छत पर 3-4 जगह से नाप लेना है वो एंगल का मेजरमेंट। पीठ दीवार के समानांतर होना चाहिए। या जब हम एंगल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग ले रहे हैं और ये दीवार है तो इसके समानांतर होना चाहिए, यानी कि पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीवार ऐसे है और हम ऐसे करके दे रहे हैं, क्यों? समानांतर होने से इजी होता है कहीं पे भी जाके लेना। अब हम ऐसे ले रहे हैं तो दूसरी जगह जाके लेंगे तो जरूरी नहीं कि हम उसी एंगल में खड़े हों। अगर समानांतर होते तो एक आइडिया हमको मिलता है कि हाँ समानांतर है, तो वो होना चाहिए। हाथ ढीला और 90 डिग्री के कोण पर झुकना चाहिए। हाथ एकदम ढीला होना चाहिए और ये जो एंगल है वो कितने 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। थंब रूल, ये थंब रूल इसलिए बताया कि दरवाजा की दिशा में नाप ले। ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ रूल नहीं है, लेकिन एक सुविधा होता है, एक आसानी होती है, एक अच्छा मेजरमेंट आता है। इसलिए हमेशा थंब रूल बना के रखिए अपने जीवन में कि दरवाजा जो इंट्रेंस जो होता है किसी भी घर का, उस इंट्रेंस की दिशा में नाप ले तो मैपिंग करने में भी सुविधा होती है। डिजिटल कंपास का प्रयोग ना करें। डिजिटल कंपास मतलब ये जो मोबाइल वाले आते हैं, एंड्रॉयड वाले, बहुत सारे कंपास के ऐप आते हैं, उसका प्रयोग ना करें। अगर एप्पल है तो ठीक है, कर सकते हैं। यदि नक्शा को ग्रिड करने के बाद लक्षण समस्याओं से मेल खाते हैं तो आपकी परिमाण सही है। तो एग्जैक्ट जो डायरेक्शन का हम लोग मार्किंग करेंगे, अगर मार्किंग के बाद वो उन्होंने जो प्रॉब्लम बोला है जो क्लाइंट ने वो मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो मेजरमेंट और डिग्री सब दिया वो सही है। अगर नहीं कर रहा है तो हमारा मेजरमेंट में कहीं ना कहीं गलत है। ये इसका चेक बैलेंस सिस्टम है। और जो समस्या बोल रहा है वो मैच करेगा ही करेगा वास्तव से। मैं कल बता रहा था ना, वो एक एनर्जी होता है हर आदमी का, वो एनर्जी के अनुसार चीजें मैनिफेस्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे कोई मोबाइल नंबर मिल गया, ऐसा नहीं कि वो बाई चांस मिला है, आपने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। आपके घर के बाहर कुत्ते आके भौंकते हैं, कौवे आके चिल्लाते हैं, ये हर जो जानवर होते हैं वो भी किसी पार्टिकुलर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। क्यों आप ही के घर के बाहर बार बार बिल्ली आके चली जाती है? क्योंकि वो पार्टिकुलर एनर्जी को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा फोन नंबर जो होता है, जो व्हीकल का जो नंबर होता है, कोई भी चीज़ जो है ना, एक आदमी का जो नंबर था 6666, अब ये 6 जो नंबर होता है ये एस्ट्रोलॉजी के अनुसार छठा जो नंबर होता है वो समस्याओं का नंबर होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, रोग ऋण शत्रु इन सबों का नंबर होता है। अब उस आदमी के जीवन में जाके देखिए, उसके आदमी इतना प्रॉब्लम है लाइफ में, सिर्फ प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स, उसके घर बार नौकरी जॉब बच्चे सब चीज़ में, बीमारी में भी प्रॉब्लम्स। तो ये नंबर उसको बाई चांस नहीं मिला है, उसने उस नंबर को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, उसका वो एनर्जी है और वही एनर्जी उसके आसपास हमेशा वो ऑरा जो होती है घूमते रहती है। तो हम जो ग्रिड कर रहे हैं, अगर वो मैच नहीं कर रहा है उसके समस्या से, या तो उसने जो समस्या बताया वो झूठा है, या फिर हमारा ग्रिडिंग किया हुआ झूठा है, गलत है। तो ये चेक बैलेंस, जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, 5 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 और नीचे शेष 1 बचता है। तो हम लोग फिर चेक बैलेंस करते हैं ना, 2 को 2 से गुना करते हैं, उसमें शेष जोड़ते हैं, अगर 5 आ गया तो भाग सही है। तो इसका वास्तु का चेक बैलेंस यही है कि आपका समस्या और आपका जो ग्रीडिंग किया हुआ है, जो मार्किंग किया हुआ डायरेक्शंस का, उससे 100% वो मैच करेगा ही करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। घर का केंद्र, आज का क्लास थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझ में आएगा आप लोग को। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग अगले क्लास में उसको कोशिश करेंगे कवर करने का। अगला जो क्वेश्चन आता है वो घर का केंद्र, और घर का केंद्र के लिए हमने पहले बताया था मोटा मोटी कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बार फिर से उसको दोहरा लेंगे। इसमें अभी देखिए
इसमें जो लिखना है ओपन एरिया, जैसे हमने बताया था घर का केंद्र लेना है, तो ऐसे अगर होता है तो हम क्या करते हैं, एक डायगोनल खींचते हैं, जो ये सेंटर आता है डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करता है वो क्या हो जाता है, ये सेंटर हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग सारे डायरेक्शन ऐसे ऐसे मार्किंग करते हैं। ठीक, अगर वो ओपन एरिया है, मान लीजिए ये घर है, हमारे घर के बाहर थोड़ा ओपन एरिया ऐसे खुला हुआ एरिया, इसको लेना है कि नहीं, तो इस ओपन एरिया को हम लोग कंसीडर नहीं करते। हम लोग सिर्फ सेंटर कहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये से ये जो डायगोनल होगा ये वाला सिर्फ सेंटर लेंगे, ना कि ये वाला। ये ओपन एरिया से लेके सेंटर नहीं लेंगे। ठीक है, अब कॉमन एरिया को भी नहीं लेते। कॉमन एरिया इज लाइक हम लोग आजकल फ्लैट में देखते हैं सीढ़ी कॉमन होता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में वो सीढ़ी ऊपर जाते रहता है, वो हर फ्लैट का होता है। तो कॉमन एरिया भी अपने अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। आप जिस जगह को यूज कर रहे हैं अपने पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वही एरिया सिर्फ आप वास्तु इवेल्युएशन में कंसीडर करते हैं। एल शेप है, एल शेप अगर किसी का घर हो, किसी का घर अगर ऐसा हो, ऐसा शेप है, तो इसके दो सेंटर होते हैं। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, एक इसका ऐसा सेंटर निकालते हैं और इसका एक इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और इसका ऐसा सेंटर निकालते हैं। तो दो सेंटर होता है, दोनों से इवैल्यूएशन करके देखते हैं, जिससे सिम्टम्स ज़्यादा मैच कर रहा है फिर वो वाला सेंटर लेते हैं। या आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं, या फिर ये दोनों जो सेंटर आए इस दोनों को मिला के इसके बीच का लेते हैं, फिर यहाँ से भी इवैल्यूएशन करते हैं। तो डिपेंड करता है किससे ज़्यादा सिम्टम्स मिल रहा है वो वाला चीज़ देते हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये चीज़ आपको सिर्फ क्लास देने से नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर खुद ही सेंस डेवलप हो जाए कि कौन सा सेंटर लेना चाहिए किस प्रॉब्लम के लिए। आजकल बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ रहे हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड में आप घर का जो मैप आता है उसमें ऑलरेडी ग्रिडिंग करके दिया रहता है। ये सब सेंटर निकाल के, मास ग्रेविटी सेंटर निकाल के वो अपने आप दे देता है। ये सब चीज़ एक्चुअली वास्तु जो करते हैं कंसल्टेंट, उनका काम नहीं है। ये सब चीज़ करके दिया होता है उनको सिर्फ वास्तु के बारे में कंसल्टेशन करना था। लेकिन तो भी मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक्स भी मालूम होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप खुद से भी करके सब कुछ निकाल सको, है ना। क्योंकि हम ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हालांकि काम ये वास्तु कंसल्टेंट का नहीं है, आजकल कोई भी कर देता है। घर का मैप नहीं है तो कोई भी आदमी को बुलाएंगे, बहुत सारे कंपनियां हैं जैसे ड्राफ्टमैन, ये सब 1000-1200 रुपये लेके आपका सब कुछ करके इवैल्यूएशन करके मार्किंग वार्किंग करके दे देते हैं। फिर वो मैप को आप लेके फिर आगे का चीज़ कर सकते हैं। लेकिन तो भी ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे कैसे मार्किंग होता है। एटलीस्ट आप लोग अपने घरों में तो बना के ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। रोम्बस साइज का होगा, हमारा फ्लैट का साइज ऐसा हो, मान लीजिए। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, तभी वही होता है। यहाँ से डायगोनल और डायगोनल ये जो चीज़ है वो इसका हो गया सेंटर। बहुत लोग बोलते हैं इसका ऐसे निकालते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको 90 डिग्री पे ले लेते हैं, इसको भी 90 डिग्री पे ले लेते हैं, गलत कर देते हैं और फिर ऐसे करके निकालते हैं। ये सेंटर, ये सब सेंटर गलत है, ये वाला सही है। फिर दोनों डायगोनल को मिलाते हैं, रोम्बस साइज का हो, उससे जो आता है वो सही है। अगर बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस हो, जैसे 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए किसी का घर ऐसा हो,
ऐसा इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री लेते हैं और यहाँ से हम लोग सेंटर लेते हैं। ये जो आता है वो सेंटर होता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटा एरिया है। इस मुकाबले में बहुत छोटा एरिया, थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन यही चीज़ अगर इस तरह हो, सपोज करिए इस तरह हो, घर का जो फ्लैट का जो साइज हो इस तरह हो, जमीन का साइज इस तरह हो, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। इसमें ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, इसमें ऐसे कर दी 90 डिग्री पर, ऐसे करके नहीं लेंगे, वो लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका क्या करते हैं, ये जो होता है इसको हाफ हाफ करते हैं, जो मिडिल सेंटर आता है वहाँ से डायगोनल खींचते हैं ऐसे, फिर ये जो मिडिल सेंटर से लेके हम लोग इसको ये करते हैं, ये जो आता है वो सेंटर हो जाता है इसका। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे ये कंसीडर करना है और कहाँ पे कंसीडर नहीं करना है वो भी आपको अनुभव से आएगा, है ना। फ्लैट साइज देख के जो भी मेजरमेंट है देख, जब आप एक बार ड्राइंग करेंगे बनाएंगे तो खुद से ही वो आने लगेगा, इसको कंसीडर करना है। बेसिक फंडा ये है कि अगर ये जो लेंथ है इससे अगर बड़ा है बहुत, इस लेंथ से ये वाला लेंथ बहुत बड़ा है, 2 गुना साइज का है, उससे बड़ा है तो कंसीडर करते हैं। अगर इस लेंथ से ये छोटा साइज है इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका सेंटर निकाल के दे देता है। कट एरिया, कट एरिया को इंक्लूड करते हैं कि नहीं। मान लीजिए किसी का फ्लैट का साइज ऐसा हो, एरिया थोड़ा कटा हुआ, ये छोटा सा एरिया है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और वहीं से हम लोग सेंटर लेते हैं, ये वाला सेंटर हो जाता है। अगर ये एरिया बड़ा हो, मान लीजिए मान लीजिए जो कट एरिया है वो बहुत बड़ा है, ये इतना कटा हुआ है तो फिर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग का नहीं तो भी नहीं हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल से वो घर का मैप बनवा लीजिए, वो 1000-1200 में बना देता है। उसका सेंटर ले लीजिए, उसके बाद उसका एक प्रिंट ले लीजिए, पेज पे प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर उसको ले लीजिए। इवैल्यूएशन करने के लिए पेज होना बहुत जरूरी है। ओके, मास ग्रेविटी सेंटर जैसे मैंने बताया, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज करके मास ग्रेविटी सेंटर निकाल सकते हैं, वही बहुत अच्छा काम करता है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसमें 16 दिशाओं का आंकलन करना है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक जस्ट आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी आप लोग ये देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं वास्तु चक्र। ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसमें देखेंगे डिग्री लिखा हुआ है एकदम आउटर वॉल्स में, और ये बीच में देख रहे हैं ये सब जगह डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे करके 16 डायरेक्शंस पूरे इधर मार्किंग किए हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें देखिएगा हर डायरेक्शन के प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन के क्या है, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ एंड इम्यूनिटी, नॉर्थ ईस्ट के क्लैरिटी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें। और ये जो देख रहे हैं N1, N2, N3, N4, N5, N6, ये जो नंबरिंग दिए हुए हैं E1, S2, S5, ये जो नंबरिंग होती है 32 नंबरिंग है। ये 32 जो है वो एक्चुअली गेट के लिए यूज होता है। जो हमारा घर का जो मेन गेट है, ये हर नंबर, इसके बारे में बताऊंगा, हर नंबर एक पार्टिकुलर एनर्जी को डिनोट करती है। तो किस नंबर में गेट होना अच्छा है, किस नंबर पे गेट होना अच्छा नहीं है ना। जो हमारे जो द्वार होता है, मुख्य जो द्वार होता है घर का, वो इस पे डिसाइड होता है
इस डायरेक्शन में पड़ा तो अच्छा है कि नहीं है, N7 में पड़ा तो अच्छा है कि नहीं। तो ये मुख्य द्वार को नापने के काम आती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब जो नाम लिखे हुए, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, जयंत, ये सब देवताओं के नाम हैं। तो ये जो ग्रीडिंग कैलेंडर है ये कैसे बना है वास्तु चक्र, इसके विषय में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको कल के क्लास में बताएंगे ये सब चीज़ का क्या मतलब है देवताओं के नाम का। और ये जो आज हम लोग देखेंगे इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हमने सेंटर निकाल लिया। मान लीजिए हमारा सेंटर आया 214 डिग्री नॉर्थ, मान लीजिए 214 डिग्री हमारे कंपास में दिखाया। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 214 कहाँ दिया हुआ है, 214, 214, 210 और 220। 210 और 220 के बीच में आएगा 215, और 215 के ठीक जो बगल में आएगा वो हो जाएगा 214 यहाँ पे। तो ये 214 डिग्री हमको घर से मिलाना है। तो कैसे मिलाते हैं अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये हमारा मान लीजिए घर का नक्शा है। देखो, किसी इंजीनियर ने ऐसे प्रिपेयर करके घर का नक्शा देते हैं, इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हो गया डाइनिंग एरिया है ना, यहाँ पे किचन है, ये किचन के चूल्हे हैं, वुडन पैनलिंग है, ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, टॉयलेट है, ड्राइंग रूम है, ये लिफ्ट है, ये सीढ़ी है, ये बालकनी है, वॉशिंग एरिया है। तो ऐसे करके पूरे घर का एक नक्शा है। इसका हमको वास्तु मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इतना हमें दिया था। जैसे हमको ये नक्शा मिलता है, तो नक्शे के बाद इसमें हम लोग कुछ चीज़ मार्किंग करते हैं। देखिए, पिछला वाला फोटो ये था और अभी वाला फोटो ये है। तो इसमें देखते हैं हमने कहाँ कहाँ मार्किंग करते हैं। जो मेन चीज़ जहाँ पे, यहाँ पे फैमिली फोटो लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लू रंग का सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे गीजर लगा हुआ है ना। और कहाँ, यहाँ साइड रैक लगा हुआ है, स्विंग चेयर लगा हुआ है, वाइट हॉर्स का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ओवन है रखा हुआ है, यहाँ पे स्प्लिट एसी रखा हुआ है। तो जो मेन चीज़ होते हैं घर में, कहाँ पे मिक्सर रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, फ्रिज है, कूलर है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है घर में, वो भी हम लोग अपने से मार्किंग कर लेते हैं। ये होता है सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है, ओके, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप जाने के पहले अब ये हमको मिल गया। इस पर हम लोग क्या करते हैं, सेंटर मार्क करते हैं। सेंटर मार्क कैसे करते हैं, ये जो है डायगोनल हम लोग बनाते हैं। ये हमारे घर का बाउंड्री है, सॉरी घर का बाउंड्री है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आता है उसको हम लोग सेंटर मार्किंग कर लेते हैं। जब ये सेंटर मार्किंग हो जाता है, एक हमको सेंटर मिल गया, मान लीजिए ये सेंटर मिल गया, फिर ये लाइन जो होता है ना उसको हम लोग पेंसिल से मार्क करते हैं, क्योंकि ये लाइन का हमको ज़्यादा यूज अभी नहीं है। ये लाइन का क्या यूज था, तो सिर्फ सेंटर निकालने के लिए यूज था। एक पेंसिल से मार्क करते हैं, एक हमको यहाँ पे सब कुछ के लिए सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से सीधे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में एंगल लिया था, हमने जब ये कंपास का यूज करके डिग्री लिया था, तो मान लीजिए इधर गेट है, इधर से हम एंट्री किए थे, तो इसी डायरेक्शन में खड़े होकर हमने मेजरमेंट किया था। जिस डायरेक्शन में खड़े होकर मेजरमेंट किया था उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन। देखिए इस पर 90 डिग्री होना चाहिए। जो वाल है, वाल के पैरेलल जो लाइन है उस पर 90 डिग्री करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ऐसे एक लाइन आ जाएगा।
ठीक है, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग को मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा। अब जो क्या होता है, मान लीजिए 214 डिग्री हमारा इस पे आया था, तो ये जो वास्तव चक्र है, इस पे देखिए बीच में एक सेंटर होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये सेंटर है जहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ है। ये सेंटर और जो हाउस का जो सेंटर है, वो दोनों को मैच करके इसको हम लोग उस सेंटर पे से प्लेस करते हैं, और जो 214 डिग्री है वो इस लाइन से मैच करना चाहिए। ये जो दिया हुआ लाइन है, उस लाइन से इसका 214 डिग्री मैच करना चाहिए। तो ये सेंटर को हमने इस पे से प्लेस करेंगे, और जो 214 डिग्री के आसपास जो आएगा ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पे आना है, तो ऐसे करके इसको रख देते हैं, ठीक। और इस पे फिर जितने भी डायरेक्शन हैं हमारे, वहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे, ये बस ये ले रहा है, इसलिए हम लोग मार्क नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपको नेक्स्ट फोटो में दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। ऐसे ये जो सेंटर था, ऐसे डायगोनल खींचा हुआ है, ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर ये जो शक्ति चक्र है हमारा, वास्तु चक्र है, उसको ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं। और ये जो भी डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो भी एंगल पे आएगा उसको हम लोग ऐसे ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लिए, ऐसे मार्किंग कर लिए, ठीक। ये सारे जब मार्किंग कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके, 16 डायरेक्शन का मार्किंग, सिर्फ एक मार्क बनाते हैं, फिर इस चक्र को हटा देते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग सेंटर से ऐसे 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 करके लाइन खींच देते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग किया था, ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन हम लोग खींच देते हैं, है ना। अब इससे होता क्या है, ऐसा करने से ये जो पूरा जो ये था हमारा मानचित्र था, जो भी प्लॉट का जो पिक्चर था, वो 16 डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। किस डायरेक्शन में घर के क्या क्या चीजें पड़ रही है, हमको इससे पता चल जाता है। तो ये स्टेप तक मुझे लगता है क्लियर है। हमने बहुत बड़ा चीज कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो हमारा जो डायरेक्शंस मार्किंग करना था हमारे मैप पे, घर का जो ब्लूप्रिंट था, उस पर हमने 16 डायरेक्शन का मार्किंग किया है। मार्किंग करने के लिए हमने नॉर्थिंग निकाला है, वो कंपास लेकर जो डिग्री होता है, उस डिग्री के ऊपर ये शक्ति चक्र डाल के उतने डिग्री पे मिला के घर के जितने भी डायरेक्शंस थे उसको हमने मार्किंग कर लिया है। इसको मार्किंग करने से हमें अभी पता चल गया है कि घर के किस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें, किस डायरेक्शन में कौन से रूम्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं। और ये मार्किंग होने के बाद हमको पता आगे का एवल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को मार्किंग पता चल गया, तो ये देखिए, उसके बाद हम लोग उसमें नोट करते हैं, क्या क्या चीज़ नोट करते हैं वो देखिए। अब ये चीज हमारा हो गया, तो हम लोग साइड में अभी लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला लिख लेते हैं कि घर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहाँ पे, तो प्रवेश द्वार जिस डायरेक्शन में होता है, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था, आप इसको देखेंगे तो ये सब नंबरिंग है, S6, S7, S8, W1, W2। तो जिस डायरेक्शन में भी वो आ रहा है प्रवेश द्वार, मान लीजिए इनका ये प्रवेश द्वार है, तो WSW, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मान लीजिए इनका W2 आ रहा है, प्रवेश द्वार जो आ रहा है W2 में आ रहा है, तो उसको हम लोगों ने नोट कर लिया, प्रवेश द्वार W2 में आ रहा है। अब ये W2 क्या है हम आपको बाद में समझाएंगे कल की क्लास में, जस्ट इतना नोट कर लेते हैं। फिर क्या क्या चीज़ हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे, पहला चीज प्रवेश द्वार नोट करते हैं, दूसरा हम लोग नोट करते हैं शौचालय कहाँ पे है, तीसरा नोट करते हैं हम लोग बेडरूम कहाँ पे, चौथा नोट करते हैं किचन कहाँ पे है, है ना। मेन चीजें जो क्या, लिविंग रूम कहाँ पे है, लिविंग रूम किस डायरेक्शन में, और क्या नोट करेंगे। उसके बाद जो कुछ ऑब्जेक्ट्स सब है, ऑब्जेक्ट्स मेन ऑब्जेक्ट्स जो हो गए, जैसे
वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब के बारे में जो जो जिस डायरेक्शन में पढ़ रहा है। तो जैसे देखिए ये हम मान लीजिए किचन है, किचन एरिया, किचन का ये बर्नर है, तो बर्नर का में पढ़ रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ रहा है ना। यहाँ पे बेसिन है, बर्नर ये बेसिन है, ये बर्नर है, ये बर्नर कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे लिख देंगे किचन साउथ ईस्ट, है ना। अब देखिए हालांकि ये पूरा एरिया किचन का है, ये भी किचन में पड़ रहा है, ये भी किचन में पड़ रहा है, साउथ ईस्ट भी किचन को दर्शा रहा है, साउथ साउथ ईस्ट भी, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे ये भी किचन को दर्शा रहा है, और ये एरिया भी, साउथ एरिया भी थोड़ा मोड़ा किचन को कवर कर रहा है। लेकिन हम लोग किचन मतलब बर्नर, किचन मतलब ये पूरा किचन नहीं लेना है। जहाँ पे बर्नर जिस डायरेक्शन में पड़ रहा है, बर्नर ही सबसे इम्पोर्टेंट है किचन में, बाकी सब जगह होता है इम्पोर्टेंट नहीं है। बर्नर जहाँ पे जिस डायरेक्शन में पड़ रहा है वो डायरेक्शन ही हम लोग नोट करेंगे, किचन इसलिए साउथ ईस्ट नोट करेंगे। बेडरूम, इनका बेडरूम देखिए, बेडरूम ये है, यहाँ पे देखिए बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम पड़ा है, तो यहाँ पे एनई लिखेंगे। बेडरूम में भी जहाँ पे हमारा सोने का जो ये पलंग है वो जहाँ पे पड़ रहा है वो हम लोग नोट करते हैं। शौचालय, टॉयलेट किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? तो टॉयलेट देखिए यहाँ पे पड़ रहा है, टॉयलेट सीट यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये हो गया आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, तो लगभग नॉर्थ के डायरेक्शन में पड़ रहा है। टॉयलेट में भी टॉयलेट सीट जहाँ पे पड़ता है, पूरे बाथरूम से हमको उतना मतलब नहीं, लेकिन टॉयलेट सीट जहाँ पे जिस डायरेक्शन में पड़ता है उस डायरेक्शन को हम लोग नोट करते हैं। फिर इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट सब है, लिविंग रूम है, ऐसे करके हम सारे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये नोट डाउन करने के बाद हमें पता चलता है, फिर सिम्टम्स हम लोग मैच करते हैं, है ना। तो हम लोग वापस स्लाइड्स में आ जाते हैं। ओके, तो ये था, तो प्रवेश द्वार हम सबसे पहले नोट करते हैं इसका शौचालय, रसोई, शयन कक्ष, विरोधी तत्व और वस्तुएं, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन। हाँ ये विरोधी तत्व, विरोधी तत्व जैसे मान लीजिए, जैसे हमने तत्व के बारे में बताया था, अगर ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर हो गया मान लीजिए, तो ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है? एयर का होता है। एयर का विरोधी तत्व कौन सा है? एयर का विरोधी तत्व होता है अर्थ, है ना। तो अर्थ का कलर क्या होता है? येलो होता है, गोल्डन होता है। अगर इस डायरेक्शन में येलो कलर से वॉल पेंट किया हुआ है, ये येलो कलर की कोई वस्तु है, येलो कलर का बल्ब लगा हुआ है, तो वो हम लोग नोट करते हैं। या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है? आग का फायर का एलिमेंट होता है, फायर का एंटी एलिमेंट होता है वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू है, ब्लैक। तो अगर रसोई में कुछ ब्लैक चीज़ से पेंट किया हुआ है तो वो हम लोग नोट कर लेते हैं, वो एंटी एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे रसोई में लोग ब्लैक कलर का स्लैब रखते हैं, तो ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है ना। तो वो कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब चीज़ भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने वो मैपिंग किया, मैपिंग में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है उसको नोट डाउन किया। अभी हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है, उसको कैसे ये करना है वो अभी मैं नहीं सीखा, और सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि समस्याएं क्या क्या है, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे वो सीख रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग आगे की कक्षा में सीखेंगे। तो 16 दिशाओं की मार्किंग में दो चीज होता है, ये शक्ति चक्र वाला बताया, फिर दूसरा चीज होता है बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ से हमको किस दिशा में कितना परसेंटेज एरिया है वो पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऐसे ये मान लीजिए हमारा फ्लैट है, इस पे हमने 16 डायरेक्शन से ऐसे मार्किंग किया हुआ है। बार ग्राफ
हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे। बार ग्राफ क्या होता है, इसे कुछ नहीं, एक कागज होता है, एक कागज होता है जिसपे स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक्स बने होते हैं, पतले पतले ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं। ग्राफ पेपर है नहीं, आपको दिखा देता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे एकदम पतले पतले, एकदम छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते। इतना बड़ा बड़ा ड्राइंग करके देखा, लेकिन बहुत छोटे छोटे बने होते हैं। तो इस ग्राफ के ऊपर हम अपना नक्शा डालते हैं, नक्शा को रखते हैं। तो ये जो घर का जो नक्शा है ये ठीक हमारे ऊपर आ गया। मान लीजिए इसके ऊपर हमने कुछ ऐसे घर का नक्शा बना दिया, ठीक, ये रहा घर का नक्शा मान लीजिए। और फिर इसमें 16 डायरेक्शंस का मार्किंग कर दें। यहाँ से ये सेंटर हो गया, मान लीजिए यहाँ से हमने सारे 16 डायरेक्शंस का इस पर मार्किंग कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, एक डायरेक्शन में कितने ब्लॉक बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक डायरेक्शन है तो इसमें ऐसे कितने चौकोर ब्लॉक बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मोटा मोटी 6 बन रहे हैं, ये हाफ है ये हाफ है। तो लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 6 है ना, फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लिख लेंगे 3, ईस्ट लिख लेंगे 4। तो ऐसे करके जिस डायरेक्शन में जितने जितने ब्लॉक्स बन रहे हैं उसका हम लोग काउंटिंग लिखते हैं। अब इससे पता क्या चलता है कि कौन सा डायरेक्शन में कितना एरिया हमारा कवर हो रहा है ना। अभी मान लीजिए कोई कोई हमारा मैप है, ऐसे ऐसे है, मान लीजिए लंबा लंबी हो रहा है, ठीक है। अब इसका हमने सेंटर निकाल लिया, सपोज करिए इसका हमने सेंटर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। इस पे 16 डायरेक्शन मार्किंग कर दिया, ठीक। तो अब मान लीजिए ऐसे ऐसे मार्किंग हो गया, दूसरे तरफ से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। तो अब देखिए ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है तुम्हारा, जो बार ग्राफ में देखिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक। और यहीं पे हमारा जो ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो इतना एरिया कवर कर रहा है ना। देखिए ये लंबा फ्लैट है मान लीजिए, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो एरिया कवर किया जा रहा है वो बहुत छोटा है, और वही जो ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो एरिया कवर हो रहा है वो बहुत बड़ा एरिया है। अनबैलेंस है चीजें, नॉर्थ का एनर्जी कम है, ईस्ट और साउथ ईस्ट का एनर्जी एरिया बहुत ज़्यादा है। तो बार ग्राफ का यूज करके हम इस एनर्जी को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। जो एनर्जी ज़्यादा हो गया है उसको कम करते हैं, या फिर जो एनर्जी कम हो गया उसको बड़ा करते हैं। क्योंकि घर तो हमारा वो प्रॉपर स्क्वायर शेप में नहीं है, तो क्या करते हैं उस एनर्जी को बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार ग्राफ का यूज करते हैं। बार ग्राफ यूज करके हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए ये तो मैंने मैनुअल तरीका बनाया कि आप अपने ग्राफ पेपर पे वो बिल्डिंग बनाइए, ब्लॉक्स की संख्या काउंट करके लिखिए, और फिर आपको उससे टोटल पता चलेगा। लेकिन हमारे पास एक सैंपल एक्सेल शीट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ऑटोमेटिक आपको चीजें ये एक्सेल शीट है, इसमें आपको ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट करके दे देता है। यहाँ पे जो आपकी जो बिल्डिंग का जो विड्थ है वो मेंशन करना है, जो लेंथ है वो मेंशन करना है, और नॉर्थिंग जो आपने डिग्री जो निकाला था इससे
ये जो आपका मेजरमेंट करने वाला जो ये था, इससे जो आपने डिग्री निकाला था वो लिखते हैं। जैसे ये चीज़ इंटर करोगे आपका बार ग्राफ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में ये बार ग्राफ आ रहा है। तो उसके पहले आप ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए ये जोन मेंशन किए हुए हैं, हर जोन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इस 16 डायरेक्शन मेंशन किए हुए। हर डायरेक्शन के जो कीवर्ड है वो ऊपर लिखे हुए हैं, और कौन से डायरेक्शन में कितना स्ट्रेंथ है, और बार ग्राफ में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है वो लिखते हैं। 124.32, 146.65, 207.39, तो ऐसे करके हर डायरेक्शन का लिखा हुआ है। तो टोटल स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन के यहाँ पे आ गया है, और उसके अनुसार ये जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है सबका, उसके अनुसार ये बार ग्राफ बनता है। नीचे देखिए ये इस टाइप से, इस टाइप से ये बार ग्राफ बन के यहाँ पे आता है। तो आप देखेंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये बहुत ही ऊपर चला गया है, साउथ ईस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चला गया है, वहीं पे कहीं कहीं पे कम हो गया है। ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं वो कम हो गया। तो ये 3 लाइन जो देख रहे हैं आप, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये और ये वाला लाइन, ये क्या होता है अभी देखिए। अभी आपको बार चार्ट में ले जाते हैं। ये बार चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं बैलेंस लाइन। बैलेंस लाइन बोलिए या मीन लाइन बोलिए या एवरेज लाइन बोलिए, ये आपके जितने भी ये है बार ग्राफ के जितने भी डायरेक्शन के स्ट्रेंथ है, सारे डायरेक्शन को स्ट्रेंथ को जोड़ के उसको 16 से डिवाइड करेंगे, तो आपका ये जो मीन लाइन आएगा, एवरेज लाइन आएगा या बैलेंस लाइन बोलते हैं, वो लाइन आपको प्राप्त होगी। इस लाइन से जो ऊपर है जो चले गए हैं वो एक्स्ट्रा आपका उस एरिया ज़्यादा है इसका, और ठीक इस लाइन के जो नीचे जो बार ग्राफ रह गया, जो ये वाला लाइन ये उनका क्या है, स्ट्रेंथ कम है। तो इनके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम है या फिर इनके स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने का काम है, तो क्या होगा, ये जाके बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक लाल लाइन है, इसको बोलते हैं लोअर बैलेंस, इसको बोलते हैं अपर बैलेंस। तो ये लाइन कैसे मिलता है आप देखिए, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन का मेंशन किया हुआ है, 124, 146, 207। इसमें जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, 207.39 है। यहाँ पे भी 207.39, 207, तो सबसे ज्यादा ये है 207.39। तो ये जो हमारा मीन लाइन जो आया, ये एवरेज जो लाइन है, ये प्लस ये जो सबसे ज्यादा जिसका स्ट्रेंथ है उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा एवरेज लाइन प्लस जो जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है जिस डायरेक्शन का, उसका वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों को जोड़ के जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका होगा अपर बैलेंस। उसी तरह लोअर बैलेंस वाला लाइन कैसे प्राप्त होगा, जो नंबर सबसे छोटा है इसमें, जैसे 124.32, यही अभी तक सबसे छोटा लग रहा है, तो 124.32 जो एवरेज लाइन है प्लस जो सबसे छोटा है जिसका स्ट्रेंथ, जैसे 124.32 डिवाइडेड बाई 2, वो इसमें अगर जोड़ देंगे एवरेज लाइन में जोड़ेंगे, वो घटा देंगे, तो जो आएगा वैल्यू वो होगा हमारा लोअर बैलेंस। तो लोअर बैलेंस के जो नीचे है जो लाइन, वो सही में वो ध्यान देने वाली बात है, और जो अपर बैलेंस के ऊपर है वो भी मतलब रेड अलर्ट जोन में चला गया, उसको बैलेंस करना ही। तो ये हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो हमने एक एक्सेल शीट है, ये हमने डेवलप नहीं किया, हमको कहीं से फ्री में नेट से ढूंढ के मैंने निकाला है, तो मैं आप लोग को ये भेज दूंगा। आप लोग इसमें देखिए, सिर्फ वैल्यू चेंज करें, जहाँ पे ब्लैक चीज़ें हैं यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लैक चीज़ें, ये जो लाइन दिख रही है, ये तीनों, ये लेंथ, ये विड्थ है, ऊपर वाला बीच वाला लेंथ है, और नीचे वाला नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग एंगल। मान लीजिए एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे हमने 214 कर दिया, 214 करके इंटर मारेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया, देखिए ये सारे बार ग्राफ का वैल्यू चेंज हो गया।
चेंज होती है, ऑटोमेटिक बन के निकल जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लॉक होती है, यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो ब्लैक वाला चीज़ है वही आप चेंज कर सकते हो, बाकी जो जहाँ पे ब्लैक लाइन है वही आप चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ चीज़ आप चेंज नहीं कर पाओगे। वो सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया, नहीं तो वो वैल्यू चेंज, क्योंकि इनके पीछे फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले पे ये कैलकुलेट होके आता है। जिन लोगों को एक्सेल का नॉलेज है वो खुद से भी ये बना सकते हैं, बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। जिनको नहीं है वो इसको रेडीमेड बना हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ है। यहाँ पे आपको बन के आ जाएगा, आपको वैल्यू भी लिख के आ जाएगा बगल में। यहाँ पे एरिया हो गया, ओके। यहाँ पे इस तरफ बायोग्राफ आ जाएगा, हर चीज़ का वैल्यू आ जाएगा। अब जब ऐसा बन के आ गया तो हम इसको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए, ये ब्लू यानी कि नॉर्थ का जो वैल्यू है वो बाहर चला गया है, यानी कि इसको वैल्यू को घटाना है, डिक्रीज करना है। ये ग्रीन ईस्ट वाले को डिक्रीज करना है, साउथ ईस्ट वाले को भी डिक्रीज करना है, ये साउथ वेस्ट वाले को इंक्रीज करना है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड और कट लिखा हुआ है। हमको नॉर्थ में क्या करना है, कट करना है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कट कर दिए 184 है, इसका मीन वैल्यू कितना है, हमारा मीन वैल्यू कुछ 160 है मान लीजिए। तो इसको कुछ कट करना है, जितना कट करना है वहां पे आप यहाँ पे लिख के इंटर करेंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप। अब क्या होता है, उसको कैसे बैलेंस करना है, क्या चीज यूज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड कम है तो वहाँ पर फायर तत्व है तो वहाँ पे रेड बल्ब लगा के उसको कर सकते हैं। कहीं पे जल तत्व है तो वहाँ पे कुछ फाउंटेन लगा के कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ लगा के उस एनर्जी को, या जितना एरिया है उतना एरिया को कलरिंग कर सकते हैं उस कलर से, है ना। नॉट तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, इससे पहले वो बताते हैं। गलती ये करते हैं कि मान लीजिए ये बैलेंस करना है तो लोग क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं, ये जो लाल वाला है इसको कम कर देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं। तो ये गलत है। आप इसको कम करेंगे ना तो इसको जितना कम करेंगे ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट इधर बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं जाके। आप दोनों कर देंगे, इसको भी घटा दिए इसको भी बढ़ा दिए तो फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए आपका ये घर था, ठीक है, ऐसे था। अब ये जोन में आपका ज्यादा हो रहा था, ये जोन बड़ा हो रहा है, ये जोन छोटा हो रहा है। तो कुछ ये वाला जोन छोटा हो रहा है और ये वाला जोन बड़ा हो रहा है। तो आपने जब ये जोन को घटाया इधर से और इधर से ये जोन को घटाया तो ऑटोमेटिक ये जोन उतना बढ़ गया। अब क्या करते लोग, इसको तो घटा ही दे रहे हैं और साथ साथ इसको भी बढ़ा दे रहे हैं। तो अब क्या हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जोन बहुत ज्यादा हो जा रहा है और ये जोन छोटा हो जा रहा है। तो दोनों मत करिए, या सिर्फ जो छोटा है उसको बढ़ाइए या जो बड़ा है उसको छोटा कर दीजिए। ऑटोमेटिक बाकी सब चीजें अपने आप बैलेंस में आ जाती है। ये जो बाहर चले गए हैं उनको कम कर दीजिए या जो कम है उनको बढ़ा दीजिए। बाकी सब चीजें अपने आप क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख देता हूँ। यहाँ पे ऐसे नॉर्थ है मैंने, ठीक है, नॉर्थ में हमको कट करना है। मान लीजिए 184 है, इसको हम 20 वैल्यू घटा देते हैं, 20 यहाँ पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे ये नॉर्थ का घट के ऊपर आ गया और बाकी सब जगह भी चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे चेंज हुआ है, बाकी जगह भी चेंज हुआ है। इसी तरह आप सबको चेंज कर देंगे तो बाकी जगह भी अपने आप ऑटोमेटिक कर लेगा। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है। इस चीज़ को कैसे करना है, कट और ऐड, वो आगे की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे जब रेमेडीज बताएंगे। और तो कुछ छोटा नहीं है ये बार ग्राफ के बारे में। ओके, इसमें कुछ आप लोग के क्वेश्चन होंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख के भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको अगले क्लास में, क्योंकि टाइम हो चुका है। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी हमने कुछ लोग पीपीटी भी मांग रहे थे, तो ऐसे तो पीपीटी हम लोग ऐसे देते नहीं, लेकिन सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है
और ये सब चीज़ें तो आप सबके लिए बनाना संभव नहीं है। तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करेंगे, कल आप लोग को उसका लिंक भेजेंगे। उसमें जो भी पीपीटी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, उसमें वो ग्रुप में डाला करेंगे। आप सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो कल आप लोग को वो लिंक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स तो वैसे कुछ है नहीं, नोट्स आपको खुद बनाना है, एटलीस्ट आपको पीपीटी मिल जाएगा जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है, इसको वास्तु चक्र बोलते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सस्ता ही होता है। अगर नहीं भी मिले तो भी इसका यूज आप कर सकते हैं। एक थिन पेपर आता है, ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, जिसके आर पार दिखता है, ट्रांसलूसेंट पेपर आता है। उस पर आप इसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है नेट पे या कहीं से, मैं मेरे पास होगा तो मैं भेज दूंगा। उसका प्रिंट लेके रख सकते हैं। उस जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, थिन पेपर जिसको बोलते हैं, उस पर प्रिंटर से प्रिंट लेके रखेंगे और उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे सस्ता काम करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो खैर महंगा वाला है। सस्ते वाले भी आते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन नापने के लिए, वो भी ले सकते हैं। और ये मैंने बताया था डिस्टेंस नापने के लिए, लेज़र लाइट के द्वारा डिस्टेंस नापते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑन करने के बाद एक मैं डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बता देता है। यहाँ पे जैसे 0 फीट अभी दिखा रहा है, यहाँ पे ऑन करेंगे तो लेज़र लाइट इससे निकलता है। अब देखिए लेज़र लाइट ऊपर, ये रेड कलर का, अब ऊपर छत पे इसकी लेज़र लाइट जाता है। जहाँ पे भी जैसे देखिए यहाँ पे भी ओके, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा होगा आपको। तो ये लेज़र लाइट होता है, इसको हम लोग मान लीजिए छत तक नापना है तो छत पे ले जाके इसको यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताता है 6.830 फीट। तो इससे मेजरमेंट करना आसान होता है। ये डिवाइस मिलता है ऑनलाइन, नहीं भी मिलता है तो भी आप इंची, टेप, फीट, ये सब चीज़ का यूज करके आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये सब काम एक्चुअली हमारा है नहीं, ये सब मेजरमेंट करके नक्शा बनाने के जो रेडीमेड आता है उस पर हम लोग करते हैं। लेकिन तो भी ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वी शुड नो थ्रू द रूट्स, बेसिक भी जानना ज़रूरी है। कहीं पे हम लोग फंसेंगे नहीं। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो गाड़ी में कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो अचानक कहीं पे गाड़ी रुक जाएगा, फिर वहाँ पे हम फंस जाते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी का पूरा मैकेनिक बनिए, लेकिन छोटे मोटे चीज़ है, उसमें पानी डालना है ना, उसको खोलना है, उसको ठंडा करना है, तो वो छोटे मोटे चीज़ सब सीख सकते हैं। तो होपफुली आज के क्लास समझ में आया होगा। हमने मोस्टली इवेल्युएशन का पार्ट कुछ बाकी रह गया है। ओके, जस्ट 5 मिनट और लेंगे। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक पूरी कंप्लीट हो जाए। जस्ट एक स्लाइड बाकी रह गया है। चीज़ों को परिपूर्ण बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, आप आप जब भी यहाँ पे जाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे, तो उसको परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसको हम लोग सही कर सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ उसी पे फोकस करिए। जैसे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, अब वो परफेक्शन में जीने लगे तो फिर वो जिंदा ही नहीं, मतलब जिंदा तो रह पाएगा, मतलब कि वो ठीक से लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर थे, उन्होंने नया नया आयुर्वेद सीखा कहीं से। अब वो जहाँ कहीं भी जाते थे वो बोलते थे ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ में ये होता है, इसमें तिक्त ज़्यादा होता है, इसमें अम्ल ज़्यादा होता है, इसमें ये बीमारी होता है। तो वो जहाँ कहीं भी उनको कोई खाने के लिए बुलाता था, वो हर आइटम में कुछ ना कुछ दोष निकालते थे। तो हमारा पर्पस वो नहीं है कि हर चीज़ में दोष निकालना। हमारा एक आयुर्वेद डॉक्टर की तरह अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो उसकी क्या समस्या है, सिर्फ उस समस्या को लेकर सिर्फ उसके ऊपर हमको ट्रीटमेंट देना है ना। हमको उसके पूरे शरीर को गलतियाँ निकाल के उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है ना। तो यह हमेशा याद रखिए, क्योंकि कभी कभी हम जो चीज़ को सही बनाए थे, क्या पता उसके जीवन में वो चीज़ अच्छा इफेक्ट दे रहा हो, है ना।
जो प्रॉब्लम है, उसकी जो समस्या है, उसको डायरेक्शंस, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ मैपिंग करना। उसकी जो प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो किस डायरेक्शन के कारण आ रहा है, किस एलिमेंट के कारण आ रहा है और किस ऑब्जेक्ट के कारण आ रहा है, इससे मैप करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एवेल्यूएशन बनाते हैं। होपफुली आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, टाइम ज़्यादा ही हो चुका है। समझ में आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करिए, उसका हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।